बच्चों, प्रोनाउन के पार्ट 1 वीडियो में हमने आपको प्रोनाउन की डेफिनीशन और उसके काइंड्स के बारे में बताए थे। पर्सनल प्रोनाउन और उसके पर्सन्स कितने होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन की तालिका के बारे में भी आपको बता दिया था। आज प्रोनाउन के पार्ट 2 वीडियो में हम उन्हीं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के काइंड्स के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। हु, हुम, हुज, विच, वाट, ये आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। देखिए, पहला नंबर है हु। हु, हुम, हुज का प्रयोग व्यक्तियों के लिए होता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। हु आर यू, आप कौन हैं। हुम डू यू लव, आप किसे प्यार करते हैं। हुज आर दीज बुक्स, तो इन सब में से हु, हुम, हुज, ठीक है, इनका प्रयोग किया गया है किसके लिए? व्यक्तियों के लिए। सेकेंड नंबर पे हम देख रहे हैं कि विच का प्रयोग व्यक्तियों तथा वस्तुओं दोनों के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। विच इज योर फ्रेंड, यहाँ पर विच का प्रयोग किया गया है व्यक्ति के लिए। दूसरे एग्जाम्पल में क्या है कि विच इज हिज पेन, यहाँ पर विच का प्रयोग किया गया है वस्तु के लिए। किसके लिए? पेन के लिए। तीसरे नंबर पे क्या है कि वाट का प्रयोग वस्तुओं के लिए किया जाता है। वाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं, यानी कि किसी वस्तु के बारे में बात कर रहा है। वाट डू यू लाइक, आप आप क्या पसंद करते हैं, तो यहाँ पर किसका वाट का प्रयोग किया गया है? किसके लिए? वस्तु के लिए। अगला है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ऐसे सर्वनाम जो व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की ओर संकेत करते हैं उन्हें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज, ये हमारे हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस का प्रयोग देखिए किसी पास की वस्तु को दर्शाने के लिए करते हैं, और दैट का प्रयोग दूर की वस्तु को दर्शाने के लिए किया जाता है। जब कोई पास की वस्तु होती है और बहुत सारी वस्तुएं होती हैं तो हम दीज का प्रयोग करते हैं, और जब बहुत सारी वस्तुएं दूर होती हैं तो उसके लिए हम दोज का प्रयोग करते हैं। दिस का प्रयोग हम किसी एक वस्तु को दर्शाने के लिए करते हैं जो पास में होगी, और दैट का प्रयोग दूर के लिए, किसी एक वस्तु के लिए। ठीक, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज ए गुड बुक, यह एक अच्छी पुस्तक है, तो यहाँ पर दिस का प्रयोग किया गया है किसके लिए? बुक के लिए। यानी बुक है हमारा सिंगुलर नाउन, तो इसके लिए, यानी कि ये पास में रखी हुई पुस्तक है, तो इसके लिए प्रयोग किया गया है क्या? दिस। ठीक इसी प्रकार से दीज आर माई चेयर्स, यानी कि पास में वस्तुएं हैं, कुर्सियां हैं और बहुत सारी हैं, तो इसके लिए प्रयोग किया गया दीज। ठीक है। अब अगला है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ऐसे सर्वनाम जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक को अलग अलग व्यक्त करें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। जैसे ईच, आइदर, नाइदर, एवरी। ईच ऑफ द बॉयज कैन गो, एग्जाम्पल हो गया, तो इसमें से ईच क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। और ईच ऑफ द टू गर्ल्स वाज ऑनेस्ट, तो इसमें ईच क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। अब नोट में देख लेते हैं क्या लिखा है कि कुछ पॉइंट्स हैं ये सिंगुलर होते हैं और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, कौन सिंगुलर होते हैं? जैसे ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, ये सिंगुलर्स होते हैं और इनके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग होता है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है कि
ईच ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ के बाद जब प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं तो उस प्लूरल नाउन से पहले द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि ईच ऑफ द टू गर्ल्स, यहाँ पर जो नाउन आया है ये गर्ल्स कैसा नाउन है, प्लूरल है। यदि इसके पहले हमने वीडियो में नाउन नंबर वाले वीडियो में हमने आपको बताया है कि सिंगुलर से प्लूरल बनाना कैसे करते हैं, तो उसमें से आप देख लेंगे। तो ये गर्ल्स हमारा प्लूरल नंबर है और यहाँ पर इससे पहले किसका प्रयोग किया गया है, द का प्रयोग किया गया है। तो वही कह रहा है ये पॉइंट कि ईच ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ के बाद जब प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं तो उस प्लूरल नाउन से पहले किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। अगला है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन, ऐसे सर्वनाम जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहलाते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस जिनसे हमें निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है? देखिए, जैसे वन, नन, दे, ऑल, मैनी, फ्यू, अदर्स, सम, एनीथिंग, नथिंग, समथिंग, समवन, एनीबडी, नोबडी, एक्सेट्रा। ये सभी है हमारे क्या, इंडेफिनिट प्रोनाउंस, जिनसे हमें किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ऑल स्लेप्ट यानी सभी सो गए। अब कुछ यहाँ पे क्लियर नहीं है, कुछ पता नहीं है कि कितने सो गए, और तो इसलिए यहाँ पर ऑल हमारा कैसा प्रोनाउन हो गया, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। जैसे नन इज एब्सेंट, कोई अनुपस्थित नहीं है। भाई कोई, पता नहीं कोई क्या है, किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में तो बताया नहीं गया, निश्चित तो है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर नन क्या हो गया, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ठीक है, अब बात करते हैं अगला रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? ऐसे सर्वनाम जो दो वाक्यों को जोड़ता है तथा अपने से पहले आए हुए नाउन यानी संज्ञा से संबंध प्रकट करता है, रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है रिलेटिव प्रोनाउंस। ऐसे सर्वनाम जो दो वाक्यों को जोड़ता है तथा अपने से पहले आए हुए नाउन यानी संज्ञा से संबंध प्रकट करता है, रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, दिस इज द बुक, यह वही पुस्तक है, विच आई बॉट, जिसे मैंने खरीदा। तो यहाँ पर विच जो है दो वाक्यों को जोड़ने का काम भी कर रहा है, और विच का प्रयोग देखिए कि नाउन के बाद किया गया है। यहाँ पर नाउन क्या है, बुक, और बुक के तुरंत बाद किसका प्रयोग किया गया है, विच का। तो विच हमारा हुआ कैसा प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। तो वही अभी डेफिनेशन में हमने बताया कि दो वाक्यों को जोड़ता है तथा अपने से पहले आए हुए संज्ञा से संबंध प्रकट करता है, यानी विच का संबंध किससे है, बुक से, और बुक हमारा क्या है, नाउन है। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जांपल है, दिस इज द बॉय हुज फादर इज ए डॉक्टर, यह वही लड़का है जिसके पिता एक डॉक्टर हैं। यहाँ पर हुज का प्रयोग किया गया है किसके बाद, बॉय। बॉय हमारा नाउन है तो इसके तुरंत बाद किया गया है, यानी बॉय का संबंध किससे है, हुज से, या ऐसा कह दें कि हुज संबंध रखता है किससे, बॉय से। तो यहाँ पर हुज हमारा है रिलेटिव प्रोनाउन। अगला देखते हैं क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ऐसे सर्वनाम जो यह बताते हैं कि काम का प्रभाव सब्जेक्ट यानी कर्ता पर ना पड़े, ऐसे सर्वनाम जो है बताते हैं कि काम का प्रभाव कर्ता पर पड़े ना कि दूसरे पर। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। इन्हें सेल्फ या सेल्व्स से जोड़कर बनाते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, आई हर्ट माई सेल्फ, वी हर्ट आवर सेल्व्स। तो यहाँ पर माई सेल्फ और आवर सेल्व्स हमारे क्या हो गए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गए। ठीक है, अगला है हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन, ऐसे सर्वनाम जो
सब्जेक्ट यानी कर्ता पर जोर डालते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे आई माई सेल्फ डिड इट, ही हिमसेल्फ रोट द स्टोरी। तो यहाँ पर माई सेल्फ और हिमसेल्फ दोनों ये कैसे प्रोनाउन हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन हैं। तो अब ऊपर वाले में भी आपने देखा कि यहाँ पर भी माई सेल्फ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, आवर सेल्फ्स है। अब यहाँ एम्फेटिक प्रोनाउन में भी हमने बता दिया कि माई सेल्फ और हिम सेल्फ ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। तो अब अंतर क्या है, अंतर समझ लेते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में। कैसे पहचानें कि हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन क्या हैं, तो देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन में अंतर। नंबर 1 क्या है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सेल्फ का अर्थ क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर 1, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सेल्फ का अर्थ अपने आप होता है, जबकि एम्फेटिक प्रोनाउन में सेल्फ का अर्थ स्वयं होता है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, आई कैन डू इट माई सेल्फ। तो यहाँ पर माई सेल्फ बाद में आया है, और किसके बाद में आया है, क्रिया के बाद में, यानी कि वर्ब के बाद में। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जब भी क्रिया के बाद में माई सेल्फ यानी सब्जेक्ट के अनुसार क्या हो गया, माई सेल्फ। अगर यहाँ पर ही होता सब्जेक्ट तो क्या हो जाता, हिम सेल्फ। तो जब भी क्रिया के बाद में माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ ये सब जुड़े होंगे तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होंगे। और अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ जाते हैं जैसे माई सेल्फ, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। यहाँ पर जो है क्रिया क्या है, कैन भी है, मॉडल वर्ब है, और डू हमारी मेन वर्ब है। तो इनसे पहले आया क्या, माई सेल्फ। तो यहाँ पर माई सेल्फ हो गया हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा अंतर रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन में। अब नोट देख लेते हैं क्या है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्रिया के बाद आता है, जैसा कि अभी हमने एग्जाम्पल में बताया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्रिया के बाद आता है, जबकि एम्फेटिक प्रोनाउन क्रिया से पहले आता है। ठीक है, यही तो अभी हमने बताया थोड़ी देर पहले कि जब क्रिया के बाद माई सेल्फ आ जाए तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, और जब क्रिया से पहले आ जाए तो वो एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। अगला है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। जब दो प्रोनाउंस यानी कि सर्वनाम साथ साथ आते हैं तो वे रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहलाते हैं। जैसे मोहन एंड सोहन लव्ड ईच अदर, द बॉयज हेल्प्ड वन अनदर। तो क्या कह रहा है पॉइंट में देखिए, दो व्यक्तियों या वस्तुओं के संबंध में ईच अदर तथा दो या दो से अधिक दो से जब अधिक के संबंध में होगा तो वन अनदर का प्रयोग होता है। फिर से एक बार देख ले, दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बारे में अगर बात की जाएगी या उनके संबंध के बारे में बात की जाएगी तो ईच अदर का प्रयोग करेंगे, तथा दो से अधिक के संबंध में जब बात होगी तो किसका प्रयोग करेंगे, वन अनदर का प्रयोग करेंगे। तो आप प्रोनाउंस समझ गए होंगे। जब किसी भी सेंटेंस को आप देखेंगे तो उसमें जितने भी प्रोनाउंस प्रयोग होंगे आप उनको देख करके ये बता सकते हैं कि इसमें से, इस सेंटेंस में से कौन सा प्रोनाउन प्रयोग किया गया है, और ये भी बता सकते हैं कि ये किस तरह का प्रोनाउन है।